नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बर्नवाल। और चलिए अपनी जो नेक्स्ट सीरीज हम लोग चला रहे थे, जिसमें हम लोग सीख रहे थे कि जो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, जो रुपीज़ नोट होते हैं, 1 रुपी 2 रुपी वगैरह जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उन चीज़ों को हम लोग सीख रहे थे। कुछ वीडियोज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है। अच्छा, अगर आपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, काश आपको थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है दयानंद इंग्लिश, आप बिल्कुल जाकर लिखें और जाकर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो देखते हैं हम इस चीज़ को कैसे सीखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके थे, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप याद रखेंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है। यहाँ तक हमने बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एडजेक्टिव हो, नाउन हो, इन चीज़ों को सीखा कि कैसे इनका प्रयोग करना है, कैसे जो हमारा मेजरेबल यूनिट्स है। अच्छा, अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ करता हूँ। ठीक है। क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक ब्रीफ आपके सामने रखता हूँ। हाँ, ठीक है। देखिए, आपके सामने बहुत सारे यूनिट्स थे, मेजरेबल यूनिट्स बहुत सारे थे। जैसे मैं बात करूँ, आपके सामने रुपी आ रहा था, हंड्रेड्स आ रहे थे और थाउजेंड्स आ रहे थे। तो ऐसे कुछ यूनिट्स आ रहे थे। आपने ये भी देखा होगा कि ये नाउन की तरह भी प्रयोग हो रहा है और एक एडजेक्टिव की तरह भी बीच बीच में। हाँ, तो हम लोग इस चीज़ को सीख रहे थे कि हमें इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो मैं अभी तक बता रहा था कि यूनिट्स कुछ होते हैं, इसमें रुपीज़ है, हंड्रेड है, थाउजेंड्स है, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ यूनिट्स बनते हैं। अच्छा, इनमें से मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे थे, तो इन्हीं की बदौलत हम उन चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से हम लोग इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। देखिए, एक डेफिनेट यूनिट है और इनडेफिनेट यूनिट। मेरे पास यहाँ कुछ खाली जगह है, बिल्कुल है। ठीक है। देखिए, आगे जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे डेफिनेट यूनिट और एक डिस्कस करेंगे हम लोग इनडेफिनेट यूनिट। अच्छा, डेफिनेट यूनिट क्या होगा, इनडेफिनेट यूनिट क्या होगा, आप इस चीज़ को समझिए। जैसे मैं आपके पास बोलूँ कि मेरे पास एक है, वो 10 रुपये का नोट है। मेरे पास क्या है, एक 10 रुपये का नोट है। तो ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गया कि मेरे पास 10 रुपये के नोट कितने हैं, एक है। लेकिन इनडेफिनेट यूनिट का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास हो सकते हैं 10 रुपये के नोट बहुत सारे, 10 रुपये के नोट बहुत सारे, लेकिन उनकी संख्या कितनी है वो हमें नहीं मालूम है। तो इनडेफिनेट यूनिट हुआ। अच्छा, दोनों के लिखने का तरीका मैथमेटिक्स का तो कुछ भी हो, लेकिन ग्रामर का अंतर आ जाता है, थोड़ा अंतर होता है। ठीक है। अच्छा, ये अंतर हमें सीखना कैसे कैसे पाटना है, इस चीज़ को हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा था कि मैंने बोला था कि 2 स्टार। ठीक है, 2 स्टार ऐसा कुछ लिखा था मैंने, लेकिन मैंने बोला था कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि आप 2 स्टार की बात कर रहे हो। कितने स्टार की बात कर रहे हो, 2 स्टार की बात ही कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका स्टार ही मेन वर्ड हो गया। क्या हो गया, स्टार ही आपका मेन वर्ड हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, दो यानी एक से ज़्यादा है, ओबियसली आपको क्या जरूरत थी, यस की ज़रूरत थी। तभी तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हो आप, यस या यस लगाते हो। अब ध्यान दो, मैं बोलूँ 2 स्टार होटल। अब क्या देख रहे हो सर, मेरे पास जो मेन वर्ड था ना वो होटल हो गया। मेरे पास जो मेन वर्ड था वो क्या हो गया, होटल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या स्टार में यस लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, तभी एडजेक्टिव की तरह काम करने लगा। ठीक है। यानी आप देख रहे हो कि एक ही वर्ड जो आपका मेन वर्ड के रूप में, नाउन के रूप में काम कर रहा है, जिसमें हम लोग यस या यस लगा रहे हैं, लेकिन वही दूसरे कंडीशन में वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करने लगा और मेन वर्ड मेरे सामने क्या हो गया, बदल गया। इसलिए हम लोग, अच्छा, हम इस कंडीशन में जो मेरा 2 स्टार होटल है, यहाँ पर हम 2 स्टार होटल्स भी कर सकते थे। 2 स्टार्स होटल्स भी कर सकते थे। हो सकता है मेरे पास 2 स्टार होटल बहुत सारे हो, तो यहाँ पर होटल्स क्या हो जाएगा, मेरा मेन वर्ड हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो हम लोग अभी तक यहाँ तक सीख चुके थे कि आप देखा कि स्टार आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और स्टार आपका क्या कर रहा है, जगह पे यहाँ पर जो एडजेक्टिव की तरह काम किया, यहाँ पर भी एडजेक्टिव की तरह काम किया और आपका टोटल्स क्या वो मेन वर्ड्स के रूप में आ गया। चलिए हम इसको कुछ और सोचते हैं। मैं बोलूँ कि 10 रुपी। ठीक है, 10 रुपी। ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए कि सर, अच्छा, यहाँ पर जो रुपी है और यहाँ पर 10 है, तो आप यहाँ सोचने की कोशिश कीजिए कि 10 रुपी से आप क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा, अब जब 10 रुपी आप बोलते हो तो यहाँ से एक्चुअली मैं कहता हूँ कि दो अर्थ आप निकाल रहे हो, 2 मीनिंग, ध्यान रखिएगा, 2 मीनिंग में निकाल पा रहा हूँ। 10 रुपी से 2 मीनिंग। पहला मीनिंग यह होगा कि मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास 10 रुपये का एक नोट हो। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरा मीनिंग मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि हो सकता है मेरे पास नोट ही 10 हो, मेरे पास नोट ही 10 हो। ठीक है, नोट हो 10 हो। अब हो सकता है वो 1 रुपये के हो, वो 2 रुपये के हो, 10 रुपये के हो, 100 रुपये के हो, 200 रुपये के हो। हाँ, लेकिन मेरे पास कितने हैं, नोट
10 है, 10। आपने देखा 10 रुपी मैंने बोला, लेकिन उससे कितने अर्थ निकाल पा रहा हूँ मैं? 2 निकाल पा रहा हूँ। पहला क्या, ये हो सकता है कि मेरे पास एक 10 रुपये का नोट हो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 10 नोट हैं, लेकिन वो अलग अलग हो सकते हैं, या फिर एक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। आप देख रहे हो कि इस केस में जब आप 10 रुपी लिखते हो, आपके सामने एक अनसर्टेनिटी खड़ी होती है। क्या होती है? एक अनसर्टेनिटी खड़ी होती है। अच्छा, मैं इसको इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि 10 रुपी मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास 1 रुपये के नोट बहुत सारे हों, वो मिलके एक हुए हों, ओबियसली, है ना। जैसे मतलब 4 किलोमीटर, ओबियसली एक लॉन्ग डिस्टेंस है। 4 एप्पल मैं बोलता हूँ ना, कितना क्या बोलता हूँ? 4 एप्पल। तो 4 एप्पल मैं बोलता हूँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके सामने एक्चुअली मेन वर्ड्स नहीं है। देखिए, यहाँ पर जब आप लिखे थे टू स्टार, तो स्टार में आपने देखा कि आपके सामने स्टार ही मेन वर्ड बन गया था, यानी एक नाउन की तरह काम कर रहा था। क्योंकि संख्या आप बता रहे हो कि 2 है, एक से ज़्यादा, इसलिए आपने यस लगाया था। बिल्कुल सेम कंडीशन। आप देखिए, यहाँ पर आपकी एप्पल है, एप्पल क्या आपका मेन वर्ड हो गया यहाँ पे, है ना। अच्छा, एप्पल हो गया, इसके सामने संख्या कितने एप्पल है मेरे पास? 4 है, एक से ज़्यादा है। तो आप क्या इसके साथ यस लगाते हो कि नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हो। अब वही कंडीशन सोचिए कि रूपी भी तो आपका यहाँ पर फिर मेन वर्ड हो गया, है कि नहीं? रूपी भी आपका मेन वर्ड हो गया। तो जब मेन वर्ड हुआ सर, और आप बोल रहे हो कितने हैं? 10 हैं, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो, तो आप यस लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बिल्कुल यस लगाओगे। तो आपने देखा कि जब आपका रूपी एक मेन वर्ड के रूप में काम कर रहा था, उसकी संख्या आप एक से ज़्यादा ले रहे थे, तो आप वहाँ क्या लगाए? यस लगाए। ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी कन्फ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा। आप कह सकते हो कि एक डेंजर रूल में यदि मैं रखना चाहूँ तो बिल्कुल रख सकता हूँ इसको मैं। एक डेंजर सा सवाल है ये, बहुत खतरनाक। आप जितना सीखो उतना कन्फ्यूजन। चलिए, इसकी एक टॉपिक को मैं आपके सामने और रखता हूँ, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को और नोटिस कर सको, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो मैंने लिया, एग्जाम्पल का मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था? ये था, है ना। एक एग्जाम्पल था, और इसी से मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ लिया था। अच्छा, मेरा सेकंड एग्जाम्पल ये है, 2 स्टार होटल। अच्छा, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि मैं बोलूँ 2 रुपीज़ में लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं बोल दूँ 10 रुपी और नोट, ये मैं लिख दूँ। आप समझ रहे हो, है ना। अच्छा, इसका ना यहाँ से जब मैं बोला कि यहाँ पर 2 अर्थ निकलते हैं, 1 2, इसका एक तीसरा अर्थ भी निकल सकता है। तीसरा अर्थ भी निकल सकता है। मैं बोलूँ 10 रुपी, तो भाई 10 रुपी क्या, आप 10 रुपी क्या है यहाँ पे? ऑब्वियसली वही अर्थ निकलता है। रुपी क्या है? 10 रुपी वाट? क्या रुपी आपका आम है, केला है, किताब है? 10 रुपी क्या, है ना। 10 रुपये क्या, 10 रुपी क्या, ठीक है। तो तीसरा अर्थ भी निकल रहा है कि आप 10 रुपये क्या बात कर रहे हो? आप 10 रुपये की किताब की बातें कर रहे हो, 10 रुपये कलम बातें कर रहे हो। आपको रुपी का मतलब क्या, कुछ ऐसा कन्फ्यूजिंग अर्थ निकलता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर या अब इस कंडीशन में देखा था कि आपके सामने रुपीज ही आपका क्या था? मेन वर्ड था। मेन वर्ड था कि नहीं था? मेन वर्ड था। लेकिन इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि आपका नोट जो है मेन वर्ड के रूप में काम करेगा, मेन वर्ड काम करेगा, और बाकी ये सब क्या है? एडजेक्टिव के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, एडजेक्टिव में यस यस लगाते हैं क्या? नहीं। तो अब क्या रुपीज़ में यस लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे। समझ रहे हो, है ना। अच्छा, यहाँ 10 रुपी नोट, इसका मतलब क्या हुआ कि सर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है एक 10 रुपये का नोट है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 रुपी नोट। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक सवाल आपका बनेगा कि जब आपका रुपी है, जो एक्चुअली यूनिट है, वो या तो मेन वर्ड के रूप में काम करे। अच्छा, यहाँ से कहीं आज खाली जगह पर लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आया ये जरा क्यों नहीं काम कर रहा? अब ध्यान दीजिए, आपका जो 10 रुपी का, आपका जो मैं 10 रुपये, क्या वो पेन नहीं काम कर रहा है क्या? देखिए, आपका जो 10 रुपी है यहाँ पे, जो मैं एक्चुअली रुपी लिख रहा हूँ, ठीक है, जो मैं एक्चुअली, क्या वो हैंग हो गया? देखिए, आप यहाँ जो रुपी लिख रहे हो ना, एक्चुअली वो 2 तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। एक क्या कर रहा है? मेन वर्ड के रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ड के रूप में काम कर रहा है। तो जब मेन वर्ड के रूप में काम कर रहा था, तो आपने देखा कि आप उसमें यस या यस लगा पा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, मैं कोई फार्मूला नहीं बता रहा, बस वो समझदारी बता रहा हूँ जो सीखना है। लेकिन एक एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर रहा था, तहाँ पर आप क्या कर रहे थे? यस या यस को अवॉइड कर रहे थे। उस जगह पर आप क्या कर रहे थे? अच्छा, मेन वर्ड जब आ रहा था, तो आपके सामने ऑप्शन था कि रुपी को क्या कर रहे थे? रुपीज कर दे रहे थे। या फिर इसको सुधारने का एक और तरीका था कि आप इसको एडजेक्टिव फॉर्मेट में रहने दीजिए, यानी रुपी, और उसके बाद आप नोट लगा दीजिए। नोट को, नोट्स हो, जो भी हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इतना अर्थ ये निकला। आशा करते हैं आपको हम ये बेसिक जो टॉपिक है, थ्योरी आपको समझा पाए, और इसी की बदौलत हम लोग कुछ, चलिए ठीक,
देखते हैं इससे रिलेटेड अभी तक आपने जो भी सीखा उससे आप कितना सवाल बना पाते हैं, कैसे सीख पाते हैं और समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पता नहीं इरेजर को क्या हो गया, क्या ये काम ही नहीं करता है मालूम। अच्छा, अभी तक मैंने आपको समझा चुका था कि डेफिनेट यूनिट क्या होता है और इनडेफिनेट यूनिट क्या होता है। डेफिनेट यूनिट के बारे में क्या बोला कि मुझे को पता है कि मेरे पास क्या है, 10 रुपये का एक नोट है। यदि आपको पता है कि 10 रुपये का नोट आपके पास कितना है, एक डेफिनेट यूनिट। और इनडेफिनेट यूनिट के बारे में कि मेरे पास हो सकता है 10 रुपये के नोट बहुत सारे हो, लेकिन बहुत सारे हो 10 रुपये, तो इनडेफिनेट यूनिट हो गया। तो आप सोचिए कि जब आपको डेफिनेट यूनिट प्रयोग करना था तो आपको ये बताना पड़ा, उसको बताना कि पड़ा कि मेरे पास जो 10 रुपये का नोट है ना वो कितना है, एक ही है। आप किसी चीज़ को डेफिनेट कर रहे हो, आप मेरी बातें समझ रहे हो। जब आप ये डेफिनेट कर देते हो कि मेरे पास 10 रुपये के नोट है, तो आप ये डेफिनेट क्या कर रहे हो, कितने हैं। आप बोलते हो मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है, आप वहाँ क्या करो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि मेरे पास 10 रुपये का नोट तो है। और इसको एक्सप्लेन आपने किस तरह किया कि मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है। मेरी बातों को समझ रहे हो, फिर से समझो। जैसे मैं बोलूँ 100 रुपी, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ 200, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं सिर्फ बोलूँ 200। आप ध्यान दीजिए 200 बहुत कन्फ्यूजन है, सुनिएगा 200। अच्छा, इसका दो अर्थ हो सकता है। या तो आप बोल रहे हो कि आपके पास 200 रुपये का एक नोट है ना, या फिर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो। जैसे मान लीजिए आप मैंगो ले रहे हो, उसको बोल रहे हो कि मेरे पास मैंगो 200 है, मैं बोलूँ एप्पल 200 है, मैं बोलूँ कॉपी वो 200 है मेरे पास। या फिर मैं बोलूँ कि मेरे पास हो सकता है कि 200 नोट हो, कुछ ऐसा अर्थ है। तो दो दो अनसर्टेनिटी यहाँ से अर्थ में निकल रहा है मेरा, ठीक है। दो दो अनसर्टेनिटी हमारे बीच में यहाँ पे निकल रहा है। इस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जब बोलूँ 200 तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। या तो मेरे पास 200 का नोट है, या फिर मेरे पास 200 कोई मैंगो होगा, एप्पल होगा, कोई चीज़ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी आपके बीच में क्रिएट होती है ना। अनसर्टेनिटी आपके बीच में क्या होती है, क्रिएट होती है ना। इस अनसर्टेनिटी को, ये जो पॉसिबिलिटीज बनती है, इनको अवॉइड करने के लिए आपको ज़रूरत है आप उसको डेफिनेट करो, निश्चित करो। आप कहना क्या चाहते हो, आप यही तो करना चाहते हो कि मेरे पास 200 रुपये का एक नोट है। तो भाई 200 रुपये का नोट है तो आपके पास कुछ है ही नहीं। अभी मैंने क्या बताया कि जो यूनिट्स होते हैं वो जब मेन वर्ड के रूप में काम करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर रहे थे। जैसे स्टार को एग्जांपल लिया था, रुपी को एग्जांपल लिया था, तो 100 भी बिल्कुल उसी तरह एक यूनिट के रूप में भी काम कर सकते हैं और एक मेन वर्ड्स के भी रूप में काम कर सकते हैं। तो जब ये मेन वर्ड्स के रूप में काम करे तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इसमें यस लगाओगे 200। इससे पता चल जाएगा कि आपके पास 200 रुपये का नोट है। समझ रहे, 200, आई हैव 200। हाँ, अब यहाँ पता नहीं है कि मेरे पास, मैं 200 रुपये बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे पास 50 रुपये का एक नोट हो, एक दो 50 रुपये का नोट हो और एक 100 रुपीज़ का नोट हो। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 200 रुपये है। यहाँ से ही थोड़ी चीज़ें कन्फर्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और जुड़ता है, एक चीज़ इसमें और जुड़ता है। मैं इसको ना कुछ और तरीके से, हो सकता है कि आपका मन करे कि नहीं आप 200 लिख रहे हो ना, बिल्कुल 200 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 200 लिखो। अच्छा, मैं इसको सुधारने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसके बाद नोट लिख दूँ। तो इसका मतलब आई हैव 200 नोट, 200 नोट, यानी मेरे पास 200 रुपये का नोट है, कुछ नहीं। आप देख रहे हो अर्थ में बदलाव है ना, अर्थ में बदलाव आ रहा है। पहला 200 बोला था तो उससे दो दो पॉसिबिलिटीज निकल रही थी कि हो सकता है आपके पास 200 रुपये का नोट है, या फिर 200 आपके पास कोई चीज़ें हैं जिनकी संख्या कितनी है, 200। आपने देखा कि जब आप 100 में एस लगा रहे हो 200, तो यहाँ से अर्थ क्या निकला कि मेरे पास 200 रुपये। अब वो 200 रुपये हो सकते हैं 50 के नोट हो, 100 के नोट हो, कुछ भी हो, बस 200 रुपये मेरे पास है किसी भी तरीके से। आपने नेक्स्ट देखा कि जब मैं 200 के बाद नोट लगा दे रहा हूँ तो उसका पता ये पता चलता है कि मेरे पास जो है ना 200 का नोट ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है ना। तो आपके सामने यहाँ पर जो थोड़ी बहुत एस्टिमेशन, जो प्रोबेबिलिटीज बनती है, उनको अवॉइड करने की भी मैंने कोशिश की और आपको उसका अर्थ भी समझा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल की मदद से। अच्छा, डेफिनेट यूनिट मैं को बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है, बार बार बहुत बार बोला हूँ। देखिए, आई हैव 1 रुपी, मेरे पास 1 रुपी। सवाल उठता है कि अब मैं 1 रुपी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ। हो सकता है, देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन के बीच में कि आई हैव एनी रुपी नोट बट ओनली 1, आई हैव 1 रुपी। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पास कोई भी नोट 2000 का हो, 500 का हो, 100 का हो, 50 का हो, लेकिन उनकी संख्या क्या है, एक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आई हैव ओनली 1 रुपी नोट। हो सकता है कि मेरे पास सिर्फ 1 रुपये वाला ही नोट हो।
दो अर्थ निकल रहे थे, है ना, दो अर्थ निकल रहे थे। लेकिन ये जब 1 रुपी बोलते हो तो बेसिकली आप इस जैसे मैंने बोला ना कि आप उसको डेफिनेट करोगे, आपके सामने मेन, यहाँ पर आपका रुपी क्या हुआ, खुद मेन वर्ड के रूप में आ गया। अब मेन वर्ड के रूप में आ गया, लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 1 ही है। तो हम क्या इसमें यस लगाएंगे, नहीं यस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आई हैव 1 रुपी, इसका मतलब यही होगा कि मेरे पास 1 रुपये है, इसके सिवा इसका कोई अर्थ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ समझाना चाह रहा था कि यहाँ अनसर्टेनिटी होती है जिसको हमें अवॉइड करना होता है। पता नहीं क्यों ये इरेजर काम नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, थोड़ा सा हो जाएगा ये। आजा बेटा इरेजर, तो हो जाओ, शुरू हो जाओ। ये काम नहीं कर रहा इरेजर। ठीक है, पता नहीं ये इरेजर काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ और सुधार कर सके तो। देखिए, वी विल यूज नॉट आफ्टर 1 रुपी टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो आई हैव 1 रुपी, तो 1 रुपी यहाँ पर करेक्ट नहीं हुआ, मैंने बताया कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आई हैव 1 रुपी कहना यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो जाता है कि यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है आप उसको दूर नहीं कर पा रहे हो, है ना। हाँ, ये भी अर्थ निकलता है कि मेरे पास 1 रुपये के नोट है, लेकिन फिर भी बगल वाले के लिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पर रुपी के बाद नोट का प्रयोग करोगे, जिससे ये पता चल सके कि आई हैव 1 रुपी नोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर दौड़ाते हैं। देखिए, ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ही डांस करोगे, हाँ। देखिए, आई नीड 10 रुपी, आई नीड 10 रुपी। देखिए, इस सेंटेंस में हमें रुपी को रुपीज में बदलना होगा, क्योंकि इससे एडजेक्टिव से नाउन बन सके। अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि सर जी एडजेक्टिव में एस जोड़ने से नाउन बन जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए आपको जो स्टार का एग्जांपल लिया था ना आपके सामने, कि स्टार आपका मेन वर्ड के रूप में भी काम कर रहा था, तो मेन वर्ड के रूप में काम, तो मैंने बोला था कि 1 से ज़्यादा है तो यस लगाइए, और लेकिन यही स्टार मेरा एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर रहा था। तो मैंने बस यहीं से थ्योरी लिया था कि जब आप एडजेक्टिव से मेन वर्ड यानी नाउन के रूप में जा रहे हो तो आप इसलिए उसमें क्या कर रहे हो, यस ऐड कर रहे हो। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर आई नीड 10 रुपी, तो 10 रुपी गलत है सर, आप बोलिए 10 रुपीज़ बोलिए, है ना। ठीक है, क्या बोलेंगे, 10 रुपीज़ बोलेंगे। ठीक है, देखिए, काश कुछ ऐसा जादू हो जाए, ए हट जाए और हम रह जाए। ठीक है, देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई लॉस्ट 2000। ठीक है, फिर से वही अर्थ है ना, आई लॉस्ट 2000। अब सवाल उठता है 2000 लॉस कर दिया, पर क्या, है ना। ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस से पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हमने क्या खोए, 2000 कलम खोए, 2000 गेंद खोए हैं, 2000 रुपया खोया है। ठीक है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ देख रहे हैं कि 1000 में हम क्या करेंगे, यस लगा देंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है, आप ध्यान दो कि आपके सामने 2 तो है, लेकिन 1000 ही आपका यहाँ पर क्या बन गया, मेन वर्ड बन गया, मेन वर्ड बन गया। लेकिन मेन वर्ड बना तो 1000 आपके पास है, कितने, 1 से ज़्यादा है, आप ओबियसली क्या करोगे, यहाँ यस ऐड करोगे, है ना। आई हैव 2000। ठीक है, आशा करते हैं आपको एरर थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें आई लॉस्ट 2000 रुपी, आई लॉस्ट 2000 रुपीज़ भी बोल सकता था ना, कि मैंने लगभग 2000 रुपये खोए, या फिर यस हटा दीजिए तो आई हैव लॉस्ट 2000 रुपी नो, लेकिन गलत था, आई लॉस्ट 1 या फिर 2000 रुपी नोट, आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुधार करें, समझना है। देखिए, यहाँ जब मैं ये हटा दूँ 1, आई लॉस्ट 2000 रुपी नोट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने 2000, अच्छा आपको ये 1 लगाना ही पड़ेगा, जिससे पता चले कि आपने 1 ठो या 2 ठो 3 ठो कितने खर्च किए हैं। अगर मैं यहाँ एक्चुअली 2 ना लिख के मान लो 5 या 3 लिख दूँ, तो मुझे यहाँ क्या नोट्स की जगह नोट्स करना पड़ेगा, है ना, कि मैंने 5 ठो 2000 के नोट खो दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए आपको समझ में आएंगे। आई लॉस्ट 2000, मैंने 2000 रुपये खोए हैं। कितने, 2000। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मैंने 2000 का नोट ही खो दिया, हो सकता है कि मेरे पास नोट के बंडल में 2000 रुपये हो, 100 रुपये, 500, 1000 रुपये मिला के, 10-20 रुपये मिला के 2000 पुर जा रहे हो और मैंने सारा खो दिया। आई लॉस्ट 2000। अच्छा, यहाँ पर 1000 ही मेरा मेन वर्ड था और इनकी संख्या कितनी
मुझे पता नहीं, मैं बहुत कुछ बोल चुका, ऐसे रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, आपको समझता होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2000, थाउजेंड्स में यस लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि थाउजेंड ही आपका क्या है, यहाँ पर मेन वर्ड बन गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर रुपीज़ आपका मेन वर्ड था, और बाकी ये सारे लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। आई लॉस्ट 2000 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2000, आई हैव लॉस्ट 2000, मैंने 2000 रुपये खो दिए। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास 100 रुपये, 500 रुपये, 2000, 100, 10, 20 रुपये, कुछ भी ऐसा मिला के 2000 रुपये जो है खो गया। नेक्स्ट सवाल देख रहे थे कि आई हैव लॉस्ट 2000 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं था, आपने क्या किया, आप 2000 को एक एडजेक्टिव फॉर्मेट लेकर रुपीज़ को ही मेन वर्ड बना दिया। तो इससे ये भी पता चलता है कि आपने क्या किया, कुछ नहीं, बस 2000 रुपये खो दिए। लेकिन जब आप नेक्स्ट सवाल पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो नोट आपका क्या नाउन है, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपने लिखा 2000 रुपी नोट। अच्छा, 2000 रुपी नोट जब आप बोलते हो तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि आपके पास 2000 रुपये का एक नोट है, आप उसके बारे में बोल रहे हो 2000 रुपी नोट। जैसे आई हैव 2000 रुपी नोट, इसका मतलब थोड़ी ना होगा कि मेरे पास 2000 रुपये, 100, 500 से कुछ भी होगा। इसका मतलब तो यही निकला कि मेरे पास एक 2000 का एक कड़कड़िया मतलब नोट है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दो कि जो नोट है वो सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बता क्या रहे हो, आपके पास कितने हैं, एक है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप 2 के पहले यहाँ पे 1 का प्रयोग करिए दर्शाने के लिए कि मेरे पास एक है। अगर यहाँ नोट्स का प्रयोग होता तो हो सकता था यहाँ 4, 5, 6 इस तरह कुछ प्रयोग करते, है ना। तो आई हैव लॉस्ट 2000 रुपी नोट, ये मेरा सही होता। देखिए MTS 2013 का सवाल है, इसलिए सवाल ढूंढने में बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है किसी बुक से उठाया बस चिपका दिया ऐसा नहीं है, ये सवाल बहुत मेहनत लगते हैं इसमें ये पता करने में कि किस एग्जाम में पूछे गए। MTS 2013 का सवाल है, देखते हैं क्या पूछा गया था। आर ऑफिस बॉयज बाइज 5 किलोग्राम ऑफ पेपर एवरी मंथ। अब आपके सामने मैंने यहाँ पर एक थ्योरी रखी, देखिए यहाँ पर है, आपको तो आप समझ गए होंगे, आपको यहीं पर फोकस करना है। ठीक है, देखिए ये आपका तो यूनिट हुआ ना, यूनिट हुआ। अच्छा, इसके बाद कुछ नाउन है, नाउन है नहीं, नाउन है नहीं है। अगर नहीं है तो आपका किलोग्राम ही क्या हुआ, मेन वर्ड हुआ। मेन वर्ड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यानी ये नाउन की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अच्छा, जो किलोग्राम की आप बात कर रहे हो, क्या उसकी संख्या 1 से ज़्यादा है? बिल्कुल सर, 1 से ज़्यादा। 5 किलोग्राम की बात कर रहे हैं आप हैं, 1 से ज़्यादा तो है सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप किलोग्राम को एज ए नाउन कंसिडर कर रहे हो, तो उस वक्त आप 5 किलोग्राम नहीं, आप एस लगाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ किलोग्राम को किलोग्राम्स करोगे, 5 किलोग्राम्स, है ना, आप समझ रहे हो। ठीक, और ऑफिस वाइज 5 किलोग्राम्स, है ना, ऑफ पेपर एवरी मंथ, तब जाकर ये सही होता है। स्पेशली मैंने इस सवाल में थोड़ा सुधार किया है। आप देख रहे हो क्योंकि जो MTS 2013 का सवाल था, ऑलमोस्ट जितना मुझे याद है कि इसमें किलोग्राम में किलोग्राम्स एक्चुअली लगा हुआ था, और ये होता नो एरर का सवाल। लेकिन ऑब्वियसली बहुत अच्छा कन्फ्यूजन रखने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की कि 5 किलोग्राम मतलब किलोग्राम्स यस लगा कर दिया, ताकि बच्चे को लगे कि किलोग्राम्स में यही गलती होगा, मरते हैं ठीक किसी के। लेकिन यही गड़बड़ नहीं करना, किलोग्राम मैंने जानबूझ कर दिया है, आप यस लगाना है नहीं लगाना आप सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए और सवाल देखते हैं। ओहो, इस सेलो टेप किधर से अपने आप चिपक जाता है। देखिए डोजन क्या है आपका, 4 डोजन, आपको यहीं पर कंसीडर करना है 4 डोजन। अच्छा, डोजन के बाद तो कोई नाउन नहीं है ना, कोई नाउन नहीं है, तो डोजन ही आपका क्या हुआ, मेन वर्ड हुआ। मेन वर्ड हुआ, नाउन की तरह काम करने लगा, तो मेन वर्ड हुआ सर। लेकिन आप कितनी मेन वर्ड के बारे में कर रहे हो, 4 नाउन की बात कर रहे हो, 4 डजन, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1 से ज़्यादा की बात कर रहे हो। आप क्या करोगे, यस लगाओगे। तो मैं यहाँ 4 डजन्स की बात करता हूँ। अच्छा, कई बुक्स में एक्चुअली ये रटा दिया गया है। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं जब सीखा था पहली बार इस चीज़ को, तो मैंने इसको कैसे याद किया था। इसलिए आप इस तरह भी याद कर सकते हो। अच्छा, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी इस वक्त। देखिए ये CGL 2012 का सवाल है, CGL 2012 का सवाल है। अभी आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन रखे, एक MTS 2013 जिसमें 5 किलोग्राम ना कि 5 किलोग्राम सही था, एक 4 डजन वाला रखा, और तीसरा CGL 2012 का सवाल रखा हूँ जिसमें है कि माई ग्रैंडफादर ओन्स, ठीक है, 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। अच्छा, एकड़ आपकी क्या है सर, यहाँ पर मेन वर्ड हो गया, क्योंकि इसके बाद तो कुछ नाउन ही नहीं है। एकड़ क्या हो गया आपके सामने, मेन वर्ड हो गया। अच्छा, मेन वर्ड हो गया, आपके सामने कितने हैं वो 50, एक से ज़्यादा, तो आप क्या एकड़ लगोगे या एकर्स लिखोगे, एकर्स करोगे या सेट करोगे। बहुत अच्छा सवाल था, है ना।
सवाल की जो क्वालिटी थी, जो अंडरस्टैंडिंग थे, जो समझने के लिए था, मैं समझता हूँ इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें ये सिखाने के मौका हमें देती है। ठीक है, तो अभी तक हमने 2-3 सवाल डिस्कस किए। अच्छा, एक बार चलाऊँ क्या इरेजर? माई बेड लक, इरेजर काम ही नहीं कर रहे। अगर मैं इसमें करता हूँ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखते हैं, कुछ तो होगा। देखिए, अब आता है हम लोग के पास टॉपिक इनडेफिनिट यूनिट। ठीक है, और माफ़ कीजिएगा, हमें यहीं तक आज वीडियो रोकनी पड़ेगी। हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इंडेफिनिट यूनिट से शुरू करेंगे। तब तक आप एक काम कीजिए, हमारी एन वीडियोज़ को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।